हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स के हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें फिजिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम इंक्लूड किए थे। ये क्वेश्चन जो है आपके लूसेंट से क्वेश्चन को लिया है। 90% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो बाकी से आपको जीके जीएस से क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। आपको क्लासेस को रिवाइज करना है, बाकी क्लासेस को भी देख लीजिए। तो पिछले क्लासेस को भी देख लीजिएगा पार्ट वाइज। तो चलिए 50 क्वेश्चन हम पिछले क्लासेस में किए थे, तो हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है हमारा, वह तापमान जिसका जो पाठ्यांक होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर आपका लगभग समान रहता है, वह जो पाठ्यांक कौन सा है? तो 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या -140 डिग्री सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, -40 डिग्री जो सेल्सियस है। ये आपके इसका जो पाठ्यांक है आपके फ़ारेनहाइट और आपके सेल्सियस से दोनों पैमाने पर लगभग समान होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, बादल किस कारण वायुमंडल में आपके तैरते हैं? जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो बादल तैरते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। तो बादल जो आपके किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? ये आपके निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण या कम घनत्व के कारण, उच्च दाब के कारण या आपके निम्न तापमान के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निम्न घनत्व या आपके कम घनत्व के कारण जो है आपके जो बादल आपके इस कारण यहाँ पे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो इसको याद रखिए, बादल जो पानी की छोटी बूंदों या बर्फ़ के या छोटे क्रिस्टल के एक द्रव्यमान है। तो इसी आपके काफ़ी ऊंचाई में, जो कि मुक्त हवा में जल जो है आपके वाष्प के संघनन से बनता है। तो जैसे ही बादल पृथ्वी की सतह पर कुछ ऊंचाई पर आपके बनते हैं, तो विभिन्न आकार यहाँ पे लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम घनत्व का कारण वायुमंडल यहाँ पे तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धातु भट्ठियों के अंदर तापमान को नापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो आपका पायरोमीटर, थर्मामीटर, थर्मोकपल या आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। याद रखिए, जो पायरोमीटर ये कौन सा यंत्र होता है? तो पायरोमीटर तापमान नापने का यंत्र है। ताप मापने के लिए उपकरण होता है इसको। ये आपको उपयोग वस्तु के तापमान और वस्तु से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण पता लगाने के लिए इसका किया जाता है। तो धातु जो भट्ठियाँ होती है, इसके अंदर तापमान को मापने के लिए इस उपयुक्त यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे थर्मामीटर दी है। थर्मामीटर ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने वाला जैसे फीवर वगैरह रहता है, इसके लिए उपयोग किया जाता है थर्मामीटर। यही वाला थर्मामीटर, या वाला पायरोमीटर अलग है, जो भट्ठी वगैरह चुंबकत्व मापने वाला यंत्र है। ये अलग अलग है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका स्फेग्नोमीटर, ये तो आपको जानते हो, रक्त दाब मापनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों के तापमान पर, उनकी दूरी पर, तारों के रेडियस पर या वायुमंडलीय दाब पर। इसके करेक्ट आंसर होंगे, जो आंसर हो जाएगा तारों के तापमान पर। तो तारों का रंग जो है आपके तारों के तापमान पर ये आपका निर्भर होता है। तो जो छोटे छोटे जो तारे होते हैं ठंडे होते हैं, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के मतलब कम होते हैं। तो इसको याद रखिए, जिसके कारण जो आपका और लाल रंग दिखाई देता है। भारी तारे गर्म होते हैं, जो आपके 30,000 सेंटीग्रेड से अधिक होता है। तो इसको इसमें नीले रंग मतलब चमकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म में से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो लाल, हरा, नीला या बैगनी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी। इसको वायलेट भी कहा जाता है। तो प्रिज्म में से होकर अगर प्रकाश का जो आपका जो बैगनी रंग है आपसे सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर कम पूछे तो आपको ये आपका रेड हो जाएगा। हाँ, ये वाला रेड कलर याद रखिएगा। तो लाल वाले रंग का विचलन सबसे कम होता है। अधिक पूछे तो बैगनी लेना है वैलेट, और को कम बोले तो रेड लेना है। क्वेश्चन दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन जो होती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? तो ये आपके परिवर्तन कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा, संचरण या आपका विवर्तन।
इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो किसी भी प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरने वाली उस दिशा में होने वाली परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, या उस घटना का, या आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपके दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने या इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रेलवे भी में, ग्रुप डी में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। वर्तमान समय में सड़कों पर रोशनी के लिए, आजकल हम देखें सिटी वगैरह में तो सड़क में जो खंभा लगा रहता है, तो रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का आजकल प्रयोग किया जा रहा है। इन लैंपों में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं हम सिटी में जो वहाँ पे आजकल सिटी में जो पीले लैंप वगैरह लगा रहता है, तो ये जो लैंप होता है आपके कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सोडियम, आर्गन, नियान या नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। याद रखिए। तो सड़कों पर रोशनी के लिए जो अधिकांश जो पीले लैंप का जो प्रयोग किया जा रहा है, तो इन लैंपों में आपका सोडियम का प्रयोग किया जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है रेलवे में खास करके। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन यहाँ के कराने का कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा माना जाता है? तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल गुरुत्वीय बल या वैद्युत बल, नाभिकीय बल या आपका चुंबकीय बल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल आपका नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय जो बल क्या होता है? तो आपके परमाणु के नाभिक में, याद रखिए, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और आपके न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल है आपका न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल आपका कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते। तो बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है आपका तापमान, याद रखिएगा। तो बोलोमीटर का प्रयोग आपके जो तापमान मापने वाले के यंत्र है, इसका प्रयोग तापमान मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर जो है एक अति यहाँ पे संवेदनशील जो यंत्र होता है, जिसका प्रयोग ऊष्मा, याद रखिएगा, ऊष्मा और आपका विद्युत चुंबकीय इस विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आपको विद्युत और आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण अगर दिया रहता तो विद्युत चुंबकीय विकिरण लेना है, और तापमान बस रहेगा तो आपको तापमान लेना है। तो दोनों में से दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन से हर बार आपके रेलवे वगैरह में कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसको याद रखिएगा। तो 60 क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की आपकी किसकी संकल्पना देता है, या आपके किसके बारे में बताता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम आपकी किसकी संकल्पना देता है? तो ऊर्जा, कार्य, संवेग या आपका जड़त्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम या आपके जड़त्व के नियम का यहाँ पे प्रतिपादन किया है। तो जड़त्व के न्यूटन के पहला नियम इसमें जड़त्व के बारे में संकल्पना देता है। टोटल देखें तो न्यूटन में 3 नियम यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें न्यूटन की गति के 3 नियम इसमें प्रतिपादन किया है। वस्तु पर लगने वाले जो बल है आपका वस्तु के गति के बीच संबंध बताता है, और गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो आपका स्थिर ही रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 3 नियम बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस बल के कारण पृथ्वी जो है आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन? सभी जानते होंगे। तो आपके चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या आपके अनुदैर्ध्य कारण, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे जो पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसको याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने का मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगती है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो आपके 365 दिन। तो 365 दिन मतलब 6 घंटे 48 मिनट ये आपका समय लेती है। 45.51 सेकेंड में आपका पूरा करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिकतम होती है? तो याद रखिए, विद्युत चालकता कौन से जो धातु है जिसमें अधिकतम यहाँ पे विद्युत चालकता पाई जाती है?
तो आपका तत्व है लोहा, तांबा, चांदी या आपका जस्ता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका जो चांदी तत्व है इसकी जो विद्युत चालकता सबसे सर्वाधिक होती है, तो इसको याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और आपके खास करके रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एसएससी वगैरह में भी पूछा जा चुका है। तो आपके जो उच्च चालकता होती है आपके चांदी में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो फ्रैंकलिन, फैराडे, कूलाम या बैरोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन कहलाता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश की जो विमा, इसको कैसे लिखा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा m0l आपका T1 और आपका A1, ये आपके 1 है ना, तो ये आपके होती है, तो इसको याद रखिएगा। तो M0L0T1A1 होती है, तो ये आपके आवेश की विमा है, तो इसको याद रखिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे इसको भी क्वेश्चन पूछा जाए, फैराडे के ये फैराडे क्या होता है? फैराडे के नियम किसने दिए हैं? तो माइकल फैराडे नाम सुने होंगे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1831 में, तो 1831 में इन्होंने माइकल फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के, ये आपके महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की थी माइकल फैराडे ने। तो इसको अगर वहीं पूछ दिया आपका कूलाम, ये कूलाम का जो नियम है इसको किसने दिया था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी। और आपके जो कूलाम का जो नियम है आपके जो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले जो स्थिर विद्युत बल के बारे में आपका नियम इसमें बताते हैं। मतलब कूलाम जो आपके विद्युत आवेश में लगने वाला आपका बल है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको तो जानते ही होंगे, बैरोमीटर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक वायु दाब मापी एक यंत्र है, जिसके द्वारा वायुमंडल के जो दबाव को इससे मापा जाता है। वायु दाब मापी इसको कहा जाता है। बैरोमीटर में जो पानी, हवा वगैरह पारा का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? तो वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, अमीटर या उपरोक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है जो अमीटर, ये आपका एमीटर भी इसको लिखा जाता है कहीं बहुत जगह। तो अब एमीटर जो भी ऑप्शन रहेगा, एमीटर या मीटर जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसके हिसाब से लगाइएगा। तो आपके जो एमीटर या मीटर होता है इसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो इसको एमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा का SI जो आपका मात्रक आपका एम्पियर होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीटर, एमीटर भी कहा जाता है। ये आपका एनीमोमीटर, ये आपका क्या होता है? तो एनीमोमीटर आपके एक तरह का उपकरण है, ये आपके पवन के वेग को इसमें नापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी माध्यम का तापमान अगर इसको बढ़ाया जाता है, याद रखिए, यदि किसी माध्यम का जो तापमान उसको हम बढ़ाते हैं या बढ़ाया जाता है, तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका अपरिवर्तित रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगर हम प्रकाश के वेग या ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ताप बढ़ने पर भी प्रकाश वेग जो आपका अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका अपरिवर्तित करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है आपके CGL में भी क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में, UPSC, कोई भी एग्जाम को उठा के देख लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? तो इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिए। रेगिस्तान में मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो इसको बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको याद रखिए। तो आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये आपका, या अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का जो कारण है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये आपका बनता है। कहने का मतलब है जो कोई रेगिस्तान में जब अगर दिन के समय में रेत में बहुत गर्म होती है, और इसी के संपर्क में हवा के यहाँ पे एक मतलब लेयर या परत बन जाती है, और यहाँ पे हल्की हो जाती है, हल्की हवा ऊपर उठती है और ऊपर से सघन हवा नीचे आती है। इसके माध्यम से जो आपके मृगमरीचिका बनने का कारण है। तो एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनने का मुख्य कारण है। तो आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा और आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना, आपका लेवल, आपके एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ तक है ये आपको पता चलेगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।